नमस्कार बच्चों, गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करना चाहिए। जब हम दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका तरीका कौन सा होना चाहिए, किस तरीके से हम ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ओम के नियम के माध्यम से समझा था कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। ठीक, प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से, जैसे आप दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना है, अर्थात दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। इनको आप दो प्रकार से आपस में जोड़ सकते हैं। पहला प्रकार है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रकार है यहाँ पे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। आप श्रेणी समझते होंगे कि एक से अधिक अवयव या एक से अधिक जो राशियां रहती हैं, एक से अधिक जो आंकड़े रहते हैं, उसे हम क्रमबद्ध तरीके से आप जमा दें तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही क्या हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा में कोई परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर क्या होता है। मान के चलते हैं कि एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट दिया गया है। हमने क्या किया, एक सेलों का संयोजन लिया। सबसे पहले हमने क्या किए, दो से अधिक बैटरी या एक भी बैटरी आप इसमें ले सकते हैं। एक हमने सर्किट बनाया, इस सर्किट में एक बैटरी ली, एक कुंजी लगाई, एक स्विच लगाया मैंने यहाँ पर, एक अमीटर लगाया। अमीटर का काम होता है धारा को मापने का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अमीटर का काम क्या होगा, धारा को मापने का होगा। एक लगा है यहाँ पर वोल्ट अमीटर, ठीक है, एक वोल्ट अमीटर लगाया गया है, इसका काम होता है वोल्ट मापने का। ठीक है बच्चों, वोल्ट अमीटर वोल्ट मापता है। ठीक है, और इसमें तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं यहाँ पर, R1, R2, R3 बच्चों। ठीक है, तीन प्रतिरोध यहाँ पर लगे हुए हैं, R1, R2, R3। अब इनका संयोजन किस प्रकार से किया गया है कि तीन प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है बच्चों। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया गया है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सिरे का ए वाला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का ए वाले सिरे को आपस में जोड़ा गया है। फिर यहाँ से एक वायर यहाँ से निकाला गया, एक वायर यहाँ से निकाला गया है, फिर इनको बैटरी से जोड़ दिया गया है। अमीटर और वोल्ट अमीटर के माध्यम से बैटरी से इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें धारा का परिवर्तन क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपने R1 प्रतिरोध लिया है, ठीक, अब धारा यहाँ पर बह रही है, तो यहाँ पर आपकी धारा नहीं बदलने वाली, अर्थात एकांक समय में या एक पर्टिकुलर टाइम जो आवेश प्रवाह की दर है वो आपकी सेम रहने वाली है, अर्थात I का मान यहाँ पर नहीं बदलेगा। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी I का मान ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा और यहाँ भी वही रहेगा। लेकिन जैसे ही R1 प्रतिरोध पर आप आएंगे तो यहाँ पर इसका वोल्टेज बदल जाएगा, इसका वोल्ट बदल जाएगा। यहाँ पे वोल्ट V1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका V2 आ जाएगा और यहाँ पर V3 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा R = R1 + R2 + R3 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार संपूर्ण वोल्टेज क्या होगा या विभवांतर क्या होगा, संपूर्ण परिपथ का विभवांतर यहाँ पे हो जाएगा आपका V = V1 + V2 + V3। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार V = IR होता है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए आप। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम प्रतिरोध के लिए या प्रथम प्रतिरोध में हम क्या करने वाले हैं, ओम का नियम लगाने वाले। ठीक है ना, अब प्रथम प्रतिरोध में हम करेंगे तो क्या होगा, ओम का नियम हम जानते हैं कि V = IR होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
प्रथम प्रतिरोध के लिए वोल्ट कितना है, विभवांतर कितना है बच्चों, V1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू, देखिए V1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर R1 I लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं R1 I, देखिए यहाँ पे R1 I क्योंकि इसका विभवांतर V1 है, प्रतिरोध R1 है और धारा I है, और हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुणित धारा। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देंगे बच्चों। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं V2, दूसरे प्रतिरोध के लिए इसका विभवांतर क्या होगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए हम देखें तो इसका विभवांतर हो जाएगा V2 इक्वल टू R2I हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं V3 इक्वल टू R3I, इक्वेशन नंबर फोर्थ। P3 मतलब यहाँ पे दिया गया है कि तीसरा प्रतिरोध है, तीसरे प्रतिरोध पर हम देखेंगे इसका विभवांतर कितना होगा, अर्थात इसकी इस सिरे से इस सिरे तक इसका विभव में अंतर कितना आया, उस विभव में अंतर आया आपका R3I, अर्थात इसका जितना प्रतिरोध है, R3 का जितना प्रतिरोध है और उसमें से जितनी धारा बह रही है उसके गुणनफल के बराबर होगा V3। तो यहाँ पे आपको 4 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 समीकरण को आपस में ऐड कर देंगे, समीकरण 2, यहाँ पर 2, 3 एवं 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे बच्चों। इन समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू R1I प्लस R2I प्लस R3I आ जाएगा। राइट, अब स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला था कि संपूर्ण परिपथ का जो विभवांतर है, विभवांतर कितना है बच्चों, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात इस पूरे परिपथ का जो विभवांतर है, विभवांतर कितना, इन प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, इन प्रतिरोधों के द्वारा या ओम का नियम जो आपने लगाया तो जितना विभवांतर आया उन सभी विभवांतरों को हम जोड़ देंगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 V3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर V लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर V लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पर देखिए I कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, I कॉमन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये I कॉमन आ रहा है सभी जगह से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, आप इसी इक्वेशन में आप देखें V इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से IR रख सकते हैं, V इक्वल टू IR। तो हम यहाँ पे रख देंगे क्या बच्चों, IR रख देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम रखते हैं IR इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, I से I लेस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा आपका, एक नया इक्वेशन आ जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाता है आपका। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था कि तीनों का प्रतिरोध, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि संपूर्ण परिपथ में इसका जो कुल प्रतिरोध है, जो अलग अलग आपने जो 3 प्रतिरोध लगाए हैं जो परिवर्ती प्रतिरोध कहलाते हैं, इन प्रतिरोधों को लगाया है, इनके योगफल के बराबर होता है, अर्थात परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध अलग अलग लगाए गए प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात अलग अलग लगाए गए परिवर्ती प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है किसी भी परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कुल प्रतिरोध जो भी लगाया गया है वो किसके इक्वल होगा, आपका जो अलग अलग प्रतिरोध लगाए उनके योगफल के बराबर होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जाना कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करने पर उसका कुल प्रतिरोध अलग अलग लगाए गए प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। अब हम देखते हैं पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। ठीक है, यदि हम इन्हें श्रेणी क्रम में ना लगा के इन्हें पार्श्व क्रम में लगा दें, हम क्या करें, इनको पार्श्व क्रम में लगाने की कोशिश करें, तो देखिए हमने क्या किया, श्रेणी क्रम के अनुसार यहाँ पे सेल लिए, सेलों का संयोजन लिया, ठीक है, एक वायर लिया और यहाँ पर अमीटर के माध्यम से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पर यहाँ पे जोड़ दिया वायर को। ठीक, अब इस पॉइंट पर 3 प्रतिरोधों के एक साइड की सिरा जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक साइड के तीनों प्रतिरोधों की सिरा जुड़े हुए हैं, वो भी एक पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज हो गया। ठीक बच्चों, और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा भी एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और इसका कनेक्शन हम कहां कर देते हैं, बैटरी के माइनस चार्ज पर। यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है, अर्थात स्विच लगा हुआ है ऑफ, यानी स्विच कैसा है, ऑफ या बंद कुंजी लगी हुई है। यहाँ पे ये अमीटर लगा हुआ है बच्चों, ये क्या लगा हुआ है, अमीटर, जो धारा मापने का काम करता है। ये वोल्ट अमीटर लगा हुआ है जो वोल्ट या विभवांतर मापने का कार्य करता है। ठीक है, अब यहां देखिए कि धारा आपके यहां से जैसे ही धारा ट्रेवल कर रही है और इस पॉइंट पर पहुंचती है, इस ए पॉइंट के बाद धारा बराबर 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 3 भागों में बट रही है। अब 3 भागों में कौन कौन सी धारा हो सकती है, देखिए आपके I1, यहां पर हो सकता है I2 और I3, अलग अलग धारा आपकी बट जाएगी और प्रतिरोध आपके अलग अलग हैं। ठीक है, प्रतिरोध आपके अलग अलग कौन कौन से हैं, R1 है, R2 है और ये R3 है बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या वोल्ट बदल रहा है, वोल्ट नहीं बदलेगा। यहां से देखिए, यहां से समान धारा जा रही है, एक समान धारा जा रही है, तो इनका वोल्ट नहीं बदलने वाला, सभी का वोल्ट V अर्थात विभवांतर V का V ही रहेगा। जितना पहले विभवांतर था बाद में भी उतना ही विभवांतर रहेगा, अर्थात सभी जगह V ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें इस संयोजन में किस प्रकार से समीकरण बनता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसकी जो धारा है, अर्थात जो कुल धारा है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और ओम का नियम क्या कहता है आपका, ओम का नियम कहता है कि B इज इक्वल टू IR। ठीक है बच्चों, अब I इज इक्वल टू यदि यहां पर माने तो I इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन R। ठीक है बच्चों, B अपॉन R हो जाएगा। ठीक, इतना हम जानते हैं, ओम के नियम के माध्यम से ये होता है कि I इज इक्वल टू B अपॉन R बच्चों। ठीक, चलो चलते हैं। अब हम लिखते हैं सबसे पहले R1 के लिए ओम का नियम। R1 में ओम का नियम हम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ओम का नियम लगाने से यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे I इज इक्वल टू, अब देखिए I इज इक्वल टू B अपॉन R होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, I1 के लिए हम बात करें, पहले प्रतिरोध के लिए धारा कितनी है, I1, विभवांतर कितना है, V है, तो क्या करेंगे हम, V अपॉन प्रतिरोध कितना है, R1 है बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, R1 लिख देंगे, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 रख दे देंगे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि दूसरे प्रतिरोध में I2 धारा बह रही है और विभवांतर तो उतना का उतना ही है, V का V ही रहेगा, इसलिए I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। इसी प्रकार आपका हो जाएगा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहां पे आप देखें, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तीनों को क्या कर दें बच्चों, ऐड कर दें, दो तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तीनों को हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा
I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3 आ जाएगा, राइट। अब सबसे पहले हमने लिखा था कि I1 I2 I3 इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले मैंने यही बताया था कि इसमें इस परिपथ में जो भी धारा बह रही है वो कुल धारा अलग अलग प्रतिरोधों में बह रही धारा के योगफल के बराबर है, अर्थात I1 I2 I3 बराबर बराबर 3 भागों में धारा बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम मान रख देंगे I1 I2 I3 की जगह पे हम रख देंगे यहाँ पर I, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर V। आप यहाँ से B कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए B कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ जाएगा बच्चों, राइट। अब ओम के नियम के अनुसार I इज इक्वल टू क्या रखना है हमें, देखिए ओम के नियम के अनुसार मैंने बताया था स्टार्टिंग में I इज इक्वल टू B अपॉन R रख सकते हैं। आप क्या रख सकते हैं, I इज इक्वल टू B अपॉन R। तो यहाँ पे आप रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे B अपॉन R इक्वल टू B तो जो का त्यों रहेगा और आपका 1 अपॉन R1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ B से B कट जाएगा, राइट। B से B कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट स्टेप आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखिए बच्चों एक इक्वेशन आपका नया इक्वेशन आ गया, आपका इक्वेशन आ गया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब है किसी भी परिपथ में यदि 2 से अधिक प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तब कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, राइट, कुल प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम आप यहां पे देख पा रहे हैं, अर्थात जो उसका कुल प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम अलग अलग लगाए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहां पे एक बार फिर से आप इसके लिए सुन लीजिए कि किसी भी परिपथ में या इस प्रकार का परिपथ है जिसमें 2 से अधिक प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, पार्श्व क्रम में उनका संयोजन किया गया है, तब इस स्थिति में उस परिपथ का कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग लगाए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए, अब आप ये आती है कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम श्रेणी क्रम का उपयोग करें कि पार्श्व श्रृंखला का उपयोग करें। इसमें समस्या मतलब एक असमंजस की स्थिति है कि आखिर हम घरों में या जो भी हम सर्किट बनाते हैं, जो हम परिपथ बनाते हैं, उसमें श्रेणी क्रम का या श्रेणी संयोजन का उपयोग किया जाए कि पार्श्व क्रम संयोजन का उपयोग किया जाए। तो चलो जानते हैं कि श्रेणी क्रम में फायदा हो सकता है कि पार्श्व क्रम में फायदा हो सकता है। देखिए इसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप घरों का जो सर्किट है या कहीं भी आप एक परिपथ बनाते हैं, यदि आप उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यदि मान के चलो आपने इन ऐसे परिपथों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक, मान के चलो आपने ये श्रेणी क्रम में आपने ऐड किया, ठीक है, तो यहां से मान के चलो प्लस चार्ज लगाया और यहां से माइनस चार्ज लगाया आपने, ठीक। अब यहां से बीच में एक भी प्रतिरोध डिस्कनेक्ट हो गया या खराब हो गया तो क्या होगा, लाइट डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जितने भी आपके लाइट वाले इंस्ट्रूमेंट या मशीन है वो क्या होंगी, ऑफ हो जाएंगी, आपकी पूरी लाइट कट हो जाएगी। इसलिए हम श्रेणी क्रम में संयोजन नहीं करते हैं, या जब हम परिपथ का निर्माण करते हैं तो उसमें श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों को हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। प्रतिरोधों को हम लगाते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। अब पार्श्व क्रम संयोजन से क्या फायदा होता है, देखिए यहाँ पे फायदा क्या होता है। यदि हम विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों को परिपथ का निर्माण करते समय पार्श्व क्रम संयोजन में लगाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट से यदि
धारा आपकी 3 बराबर भागों में बट रही है। ठीक, अब मान के चलो R1 प्रतिरोध खराब हो जाता है। ठीक, R1 आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक, तब इस स्थिति में क्या होगा, क्या धारा का प्रवाह बंद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि R2 और R3 से धारा प्रवाह होती रहेगी, और यदि R2 भी बंद हो जाए तब भी R3 से धारा प्रवाहित होती रहेगी, आपका कार्य नहीं रुकेगा। इसलिए पार्श्वक्रम संयोजन लगाना चाहिए, और घरों में इसी संयोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी संयोजन का उपयोग करते हैं हम घरों में। ठीक है बच्चों, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है, यदि आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखें कि जो कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध अलग अलग लगाए गए प्रतिरोधों के योगफल के बराबर है, अर्थात आपकी विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा में क्षय हो जाएगा, अर्थात ऊष्मा में निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, और पार्श्व श्रृंखला में देखें यदि, तो पार्श्व श्रृंखला में क्या है, ये व्युत्क्रम है 1/R1 या 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका मान अर्थात पार्श्व क्रम में जोड़ने पर कुल परिपथ का जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिपथ की तुलना में कम होता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा में क्षय नहीं हो पाएगा, ऊष्मा में लॉस नहीं होगा बच्चों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घरों में या कहीं भी आप किसी परिपथ का निर्माण करते हैं तो पार्श्व क्रम में संयोजित करना चाहिए हमें, या पार्श्व क्रम में हमें परिपथ को बनाना चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध या ओमेगा प्रतिरोध, एक 8 ओमेगा प्रतिरोध, एक 12 ओमेगा प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी, सभी को श्रेणी क्रम में हमें संयोजित करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है, सबसे पहले लिखा है कि इसमें 2 वोल्ट की 3 सेलों की। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक सेल बनाएंगे। देखिए इसमें जो इस श्रेणी क्रम, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम का बोला है, तो आप इसमें यही संरचना बिल्कुल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं उन्होंने बोला है कि जो बैटरी है वो बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है बच्चों। कितने वोल्ट की है बैटरी, 2 वोल्ट की है। ठीक है, अब इसमें हमें 3 प्रतिरोध अलग अलग लगाना, उन 3 प्रतिरोधों का भी इन्होंने बताया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों प्रतिरोध 5 ओमेगा, 8 ओमेगा और 12। ठीक है, 5, 8, 12 ओमेगा के 3 प्रतिरोध हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, ठीक, 5 ओमेगा, 8 ओमेगा और 12 ओमेगा का हम इसमें प्रतिरोध लगा देंगे। तो यही स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही स्ट्रक्चर उस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2 वोल्ट की एक बैटरी है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 3 प्रतिरोधों को लगाना है। वो 3 प्रतिरोध 5 ओमेगा, 8 ओमेगा और 12 ओमेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि इसी प्रकार के परिघाता, जो पहला वाला क्वेश्चन है वही परिपथ बना रहे, उसमें हमें अमीटर और वोल्टमीटर हमें लगाना है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन आपका जो अलग से ये जोड़ा गया है वोल्टमीटर वाला पोर्शन, ये नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, वोल्टमीटर और अमीटर नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे में उन्होंने ये बोला है कि अमीटर और वोल्टमीटर को भी ऐड करना है। तो ये आप वोल्टमीटर को ऐड कर देंगे और इस प्रकार से आप अमीटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके इसी परिपथ से हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है बच्चों। हम जानने की कोशिश करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि तापीय प्रभाव क्या है बच्चों। ठीक है, देखिए तापीय प्रभाव को पहले आप प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलो कि यहाँ पर एक वायर निकला हुआ है, तार निकला हुआ है और इसमें से धारा बह रही है। ये इसमें से मान के चलो कि धारा बह रही है।
ठीक है। अब जब ये धारा बहती है तो हम जानते हैं कि प्रत्येक चालक में कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, ठीक है, कोई ना कोई इसमें क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध होता है, ठीक। अब इसमें प्रतिरोध कौन सा हो सकता है, आर हो सकता है। धारा कौन सी बह रही, आई धारा बह रही है। इसका विभवांतर क्या हो सकता है, वी इसका विभवांतर हो सकता है, ठीक। लेकिन इसमें प्रतिरोध के होने की वजह से विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग किसमें क्षय हो जाता है, ऊष्मा के रूप में, अर्थात तार का गर्म होना, अर्थात तार का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, ठीक है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं तापीय प्रभाव, ठीक है, अर्थात विद्युत के द्वारा उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जब ये धारा इसमें से बह रही है, धारा बहने से ये क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा, गर्म होने से विद्युत ऊर्जा की कुछ अंश या हो सकता है बहुत सारा अंश किसमें कन्वर्ट हो जाए, ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। इससे संबंधित हम ताप नियम को समझेंगे कि इसका ताप नियम क्या है, जूल ताप नियम, ठीक है। देखते हैं जूल ताप नियम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखें कि धारा बराबर क्या होता है, धारा I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। इससे Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, Q इक्वल टू IT लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू IT, ठीक है बच्चों। अब विभवांतर की परिभाषा में आप बताइए विभवांतर का क्या होता है। विभवांतर का मतलब ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच जो आवेश प्रवाह है, ठीक है, जो आवेश प्रवाह हो रहा है उनके द्वारा कितना कार्य किया जा रहा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, या वोल्ट के लिए आपने डिफाइन किया था कि W अपॉन Q, इसका फॉर्मूला होता है विभवांतर का कि V इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग मैंने पहले ही बताया था कि V इक्वल टू W अपॉन Q, Q मतलब आवेश, W मतलब कार्य, कौन सा कार्य हो रहा है, जूल पर कूलाम इसकी इकाई होती है, या फिर आप इसको वोल्ट बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर W इक्वल टू हो जाएगा आपका QV, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, W इक्वल टू हो जाएगा QV हो जाएगा, राइट। अभी हमने लिखा था कि Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, तो हम T का मान रख सकते, यहाँ पे Q का मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू ITV हो जाएगा, राइट। अब ओम के नियम के अनुसार होता है कि I इज इक्वल टू RI, ठीक है, B इज इक्वल टू होता है, अर्थात विभवांतर इज इक्वल टू होता है RI, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम B की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे B की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, RI रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, RI जैसे ही हम मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू I, ठीक, T इंटू क्या हो जाएगा बेटा, इंटू हो जाएगा RI। अब I का I में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू I स्क्वायर, ठीक, RT, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक इक्वेशन प्राप्त हुआ कि किसी परिपथ में यदि धारा बह रही है तब वो उस परिपथ में उस धारा के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, I स्क्वायर RT के बराबर कार्य किया। अब हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य अर्थात एकांक समय में आप देखिए यदि किसी परिपथ में कार्य किया जा रहा है तो कार्य ऊष्मा के द्वारा, ठीक है। अब ये ऊष्मा परिवर्तित हो रहा है या हमारी विद्युत ऊर्जा का क्षय किसमें हो रहा है, ऊष्मा में हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि जो ये कार्य हो रहा है वो ऊष्मा के बराबर है। किसके बराबर है, ऊष्मा के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। कहने का मतलब है किसी भी परिपथ में जब धारा बहती है तो उसमें ऊष्मा का जो क्षय होता है वो ऊष्मा का क्षय कितना होता है, I स्क्वायर RT के बराबर होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो या तो आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं इसमें, या तो आप ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर आप ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। चूंकि यहाँ ऊष्मा की बात हो रही है, हमें तापीय प्रभाव बताना है तो ऊष्मा का प्रभाव हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है H इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि किसी भी परिपथ में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तब ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा किसके समानुपाती होती है, यहाँ पर धारा की, अर्थात धारा जितनी ज्यादा बहेगी उसमें से उतनी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, अर्थात उसका ताप उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यदि आप किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म होगा, अर्थात उसका ताप बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी से देखिए, जो इक्वेशन नंबर आपका ये दिया हुआ है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी दिया है, इसी से हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, H समानुपाती R। H समानुपाती का R का मतलब क्या है, देखिए बेटा यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए S समानुपाती I लिख सकते हैं, S समानुपाती R लिख सकते हैं और S समानुपाती हम T लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रतिरोध बढ़ने पर, किसी भी परिपथ का यदि हम प्रतिरोध बढ़ा दें तब भी उस चालक का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से ऊष्मा निकलेगी उसमें से, और ऊष्मा निकलने के कारण क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का बहुत सारा भाग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि H समानुपाती T मतलब यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो कितने समय तक आप उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यदि अधिक समय तक आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब भी तार गर्म हो सकते हैं, इसलिए बोला जाता है कि 1-2 घंटे मशीन चलाने के बाद कम से कम 5-10 मिनट का उसको ब्रेक देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर आपने देखा होगा बच्चों कि जब भी जैसे आप कोई भी पानी की मशीन देख सकते हैं, ठीक है, या आप लैपटॉप देख सकते हैं कि जब वो मशीन चलती है उसमें से धारा बहती है तो उसमें अलग से एक कूलर लगा रहता है, उसको ठंडा करने वाला एक यंत्र लगा रहता है जिसमें से हवा लगती है और वो ठंडा होता रहता है, तो उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसे आप पानी की मशीन देख सकते हैं कि पानी की मशीन में भी अलग से एक फैन लगा रहता है ताकि उसको ठंडक प्रदान कर सके। ठीक है, इसीलिए ठंडक, क्योंकि यदि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्षमता से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से वो मशीन खराब हो सकती है बच्चों। तो इस नियम को हम कहते हैं जूल तापन नियम। इस नियम को हम कहते हैं जूल तापन नियम। यदि अलग से पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं कि जूल तापन नियम क्या होता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को हम जूल तापन नियम कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद बात आती है पावर की। 9th में आप सभी ने पढ़ा होगा कि पावर क्या कहलाता है, शक्ति क्या कहलाती है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। तो शक्ति के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप शक्ति के लिए, ठीक है ना, शक्ति को आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि एकांक समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। एकांक समय में अर्थात W/T, अर्थात T समय में आपने कितना कार्य किया उसे हम शक्ति कहते हैं। यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा की शक्ति कितनी है, शक्ति होगी W/T होगी। अब W को यहाँ पे हम मान रखेंगे। देखिए बेटा, यदि आप इस इक्वेशन से आप यदि मान रखेंगे यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी से आप यहाँ पे मान रखें तो क्या आ सकता है बच्चों, यहाँ पर या W का आप मान डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं तो क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं W की जगह पे आप मान रख दें आई स्क्वायर आर, ठीक है, T/T लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, T से T लेस हो जाएगा और आपका P इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर आर। या फिर आप I की जगह देखो, एक इक्वेशन आपका ये हो सकता है कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया, या फिर आप क्या करो I की जगह आप मान रख दो I बराबर क्या होता है बच्चों, V/R होता है ना ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा P इक्वल टू V/R होता है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, V/R होगा, आई स्क्वायर लिखा गया है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो R स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और ऊपर है आपका R दिया गया है, क्या दिया गया R, तो आपका क्या होगा बच्चों एक R से एक R आपका कट सकता है, एक R से आपका एक R कट सकता है। ठीक है, अब ये आपका कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन क्या आ गया R आ गया ना। अब देखिए बच्चों
यहां पर आप क्या कर सकते हैं, B के लिए अलग कर सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू B अपॉन R, B अपॉन क्या कर सकते हैं R, तो B अपॉन R की जगह पुनः आप I मान रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V I, अर्थात पावर विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होती है, आप ये बोल सकते हैं। और पावर की इकाई क्या होती है, आप सभी जानते हैं पावर की इकाई, देखो इसकी क्या होती है, W की इकाई होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड, जूल पर सेकंड, या फिर आप इसको वाट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, वाट, ठीक है ना, एक, ठीक है, वाट बोल सकते हैं। जूल पर सेकंड के लिए या तो आप वाट बोल सकते हैं या फिर जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। तो एक वाट बराबर क्या होगा, यदि आप एक वाट की बात करें तो एक जूल कार्य यदि एक सेकंड तक लगातार किया जाए तो इसे हम एक वाट कहेंगे, ठीक है, किसी भी विद्युत धारा के द्वारा या किसी के माध्यम से एक जूल कार्य एक सेकंड तक किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब एक वाट, अब वाट के लिए किलोवाट भी होता है, मेगावाट होता है, इसको हम अलग अलग देखें यदि तो देखिए यहाँ पे किलोवाट की बात करें, KW इक्वल टू 1000 वाट, अर्थात 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है। और मेगावाट, मेगावाट की आप बात करें तो 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया। अब क्या बचा आपका, अब बोलते हैं हॉर्स पावर, एक चीज और बोलते हैं अपन हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर का 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, आप बोल सकते हैं 746 वाट। अच्छा, विद्युत मीटर में आप लोगों ने देखा होगा उसमें लिखा रहता है किलोवाट ऑर्स, ठीक है, किलोवाट ऑर्स लिखा रहता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि किलोवाट मतलब 1000 वाट, हॉर्स इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो कितना आ जाएगा 3600, ठीक है, सेकंड। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, अर्थात 1 किलोवाट हॉर्स का मतलब होता है कि इतने जूल कार्य हो रहा है, ठीक है, 1 kWh का मतलब होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में आपने देखा कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करना चाहिए, ठीक है, उनको हम 2 प्रकार से संयोजन कर सकते हैं, पार्श्ववर्ती संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने देखा कि जूल तापन नियम क्या है और शक्ति क्या है, इनकी विभिन्न इकाइयां क्या होती हैं बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।